नमस्कार दोस्तों, प्रगति कोचिंग के YouTube चैनल में फिर आप लोग का एक बार तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग मनोविज्ञान के अंदर मनोविज्ञान की उत्पत्ति तथा मनोविज्ञान की परिभाषा के बारे में अध्ययन किए थे, उसी प्रकरण को आज हम लोग आगे बढ़ाते हुए मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से हैं उनके बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे। तो आए हम लोग मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदायों को देखते हैं। दोस्तों, मनोविज्ञान के संप्रदायों के बारे में यदि चर्चा किया जाए तो जैसा कि पिछले दिन हम लोग बात कर रहे थे कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला विलियम ब्लूम द्वारा स्थापित की गई थी, तो वहीं से मनोविज्ञान के संप्रदाय की शुरुआत होती है। और इस क्रम में पहला जो संप्रदाय बनता है वह बनता है संरचनावाद। तो मनोविज्ञान के प्रमुख जो संप्रदाय हैं तो इसमें आप लिखेंगे पहला संरचनावाद। यदि इसका संस्थापक पूछा जाएगा तो विलियम वुंट है। संरचनावाद के बाद प्रकार्यवाद की उत्पत्ति हुई। प्रकार्यवाद, इसे हम लोग कार्यवाद के नाम से भी जानते हैं और इसके संस्थापक विलियम जेम्स थे। तीसरा जो संप्रदाय बना वह बना व्यवहारवाद। व्यवहारवाद के जनक आप सबको पता है जे.बी. वाटसन महोदय थे। चौथा जो संप्रदाय बना वह बना संज्ञानवाद। संज्ञानवाद समग्रवाद या पूर्णतावाद के नाम से जानते हैं और इसके संस्थापक मैक्स वर्दिमर है। पांचवा जो संप्रदाय बना वह बना मनोविश्लेषणवाद और इसके संस्थापक हैं सिगमंड फ्राइड। छठा आप लिख सकते हैं मानवतावाद। मानवतावाद संप्रदाय और इसके संस्थापक जो हैं मानवतावाद संप्रदाय के संस्थापक जो है अब्राहम मैस्लो को माना जाता है। और जो सातवां संप्रदाय बना वह प्रेरकीय संप्रदाय बना था, जिसके संस्थापक विलियम मैकडूगल महोदय को माना जाता है। अब काफी परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए दोस्तों तो ये संप्रदायों की संख्या तो कम है, लेकिन इससे क्वेश्चन हम लोग के वनडे एग्जाम, टेट, सुपर टेट, बिहार टेट, हरियाणा टेट जो भी एग्जाम होते हैं शिक्षक भर्ती से संबंधित, इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो अब इन संप्रदाय और संप्रदायों के संस्थापक तो सभी को पता होना चाहिए कि संरचनावाद का संस्थापक विलियम वुंट है, प्रकार्यवाद का विलियम जेम्स, व्यवहारवाद का वाटसन, संज्ञानवाद का मैक्स वर्दिमर है और मनोविश्लेषणवाद का तो सबको पता है सिगमंड फ्राइड है। मानवतावाद का जो या आवश्यकता का सिद्धांत जिसने दिया था अब्राहम मैस्लो है। प्रेरकीय संप्रदाय का विलियम मैकडूगल। अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। हम लोग आगे अब एक बात दोस्तों, अब इसमें पहला संप्रदाय अभी हम लोगों ने पढ़ा संरचनावाद।
किसी भी वाद का यदि नाम पढ़ते हैं तो तीन चीज़ें बहुत ही आवश्यक या महत्वपूर्ण होती है। पहली कि उस संप्रदाय या वाद का संस्थापक कौन है, उसके प्रमुख मनोविद, उसके समर्थक कौन कौन से हैं, और वह वाद किस बिंदु पर अध्ययन किया या किस बिंदु को अध्ययन बिंदु मानता है। तो इन तीन चीज़ों से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, ये तीन चीज़ सबको पता होना चाहिए। तो जैसा कि संरचनावाद को आप लोग जानते हैं कि अन्य किस नाम से हम लोग जानते हैं, तो इसे हम लोग निर्मितवाद के नाम से जानते हैं, या इसे रचनावाद कह सकते हैं, या हम इसे निर्माणवाद कह सकते हैं। बात आती है संस्थापक या स्थापना इसकी किसके द्वारा की गई थी, तो विलियम बुंड के द्वारा। अन्य इसके समर्थक कौन थे या अन्य मनोविद कौन से दोस्तों, तो इसमें याद रखेंगे कि अन्य मनोविद में एक नाम आता है एडलर का, एक नाम आता है टिचनर का, एडलर, टिचनर आदि इसके प्रमुख मनोविद थे। अगला क्वेश्चन बनता है कि अध्ययन बिंदु क्या था, अध्ययन बिंदु। तो अध्ययन बिंदु सबसे पहले इसमें अध्ययन बिंदु चेतना को माना गया था। जैसे कि मनोविज्ञान मन के स्वरूप को त्याग दिया था, उसके बाद चेतना का स्वरूप धारण किया, तो चेतना को माना गया। अब समस्या यह आती है कि ये चेतना है क्या। तो इस संप्रदाय के द्वारा या इस संप्रदाय में चेतना को अध्ययन बिंदु तो माना गया, लेकिन ये चेतना है क्या, तो इस पर यदि हम चर्चा पर चर्चा करें तो चेतना का संबंध संवेदना से लिया जाता है, और ये संवेदना से ही, इस संवेदना से ही चेतना का निर्माण होता है दोस्तों। तो आप जाने कि संवेदना क्या है, तो हम यह कह सकते हैं कि इंद्रियों से प्राप्त प्रथम ज्ञान, इंद्रियों से प्राप्त प्रथम जो ज्ञान होता है इसको हम लोग संवेदना कहते हैं। और इस संवेदना के माध्यम से हमारे अंदर नॉलेज की उत्पत्ति होती है, यानी ज्ञान बनता है, और इस ज्ञान के माध्यम से ही व्यक्ति के अंदर चेतना की उत्पत्ति होती है। लेकिन समस्या यह रहा कि विलियम वुंट ने बताया कि चेतना की निश्चित संरचना होती है जिसको हम प्रयोगशाला में सिद्ध कर सकते हैं। तो यह तो संभव है नहीं। क्यों नहीं संभव है, इसे देखिए। बस ये जानिएगा कि विलियम वुंट द्वारा बताया गया कि चेतना की निश्चित संरचना होती है, संरचना होती है। लेकिन समस्या यह है कि यदि आपसे कोई पूछे कि चेतना कहते किसको है, चेतना क्या है, तो आप सीधे सीधे जवाब देंगे कि विचारों के आंतरिक स्वरूप को चेतना कहते हैं। तो आंतरिक स्वरूप से तात्पर्य है कि हम किसी के बारे में हित अहित सोचते हैं, तो वह जब तक प्रकट नहीं करेंगे तो आप हमारे बिहेव के बारे में, हमारे गुण अवगुण के बारे में तो बता नहीं सकते। तो जब बता नहीं सकते तो उसको अध्ययन कैसे किया जा सकता है। तो दिमाग में यही रखेंगे कि चेतना क्या है, तो विचारों का आंतरिक स्वरूप क्या है, चेतना है। विचारों का आंतरिक स्वरूप चेतना कहलाता है। अब देखिए, आंतरिक स्वरूप है तो जब उसे हम सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, तो अध्ययन नहीं किया जा सकता। इसी कारण से इसी समकालीन विलियम जेम्स ने बताया कि नहीं, देखिए विचारों का जब तक आंतरिक स्वरूप है तो उसका अध्ययन किया नहीं जा सकता, और जब उसका बाह्य प्रकटीकरण होगा, जब उसे कार्य रूप में, तो अब यही विचारधारा यहाँ पर प्रकार्यवाद को जन्म देती है। लेकिन इससे संबंधित कुछ चीजें आप याद रखेंगे कि इस वाद ने, सबसे पहले इस वाद ने मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक स्वरूप प्रदान किया। तो यहाँ पहला क्वेश्चन एक और बनता है कि मनोविज्ञान का प्रथम संप्रदाय कौन था।
मनोविज्ञान का प्रथम संप्रदाय। तो देखिए मनोविज्ञान का ये प्रथम संप्रदाय बना, तो इसका आंसर होगा संरचनावाद। अब देखिए ये प्रथम संप्रदाय क्यों है, तो आपको बताया गया, चाहे पीछे हम लोग पढ़े हैं कि 1779 ईस्वी में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला बनी, और यह कहाँ बनी थी, तो जर्मनी में बनी थी। और जर्मनी के किस शहर में बनी थी, तो लीपजिंग शहर में बनी थी। तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना जर्मनी के लीपजिंग शहर में विलियम वुंट महोदय द्वारा किया गया था, जिसके कारण, अब देखिए 1779 ईस्वी में यह प्रयोगशाला बनी, जिसके कारण 1780 ईस्वी में मनोविज्ञान स्वतंत्र विषय का दर्जा ले सका। यानी इसके पहले यह दर्शन शास्त्र का भाग हुआ करता था, लेकिन मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला विलियम वुंट द्वारा स्थापित की गई, जिसके कारण 1780 ईस्वी में, यह दिमाग में रखेंगे कि 1780 ईस्वी में यह स्वतंत्र विषय बना और 1779 ईस्वी में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला। तो एक और क्वेश्चन यहाँ पर पुट किया जाता है कि मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक स्वरूप स्थापित करने वाला या देने वाला मनोविद कौन था। तो अब प्रयोगशाला इनके द्वारा स्थापित हुई, यानी कि मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक स्वरूप प्रदान करने वाला मनोविद यदि पूछेगा तब भी आप बताएंगे कि विलियम वुंट थे। तो यहाँ दोस्तों याद रखेंगे कि मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक स्वरूप प्रदान करने वाला मनोविद कौन थे, तो वो थे विलियम वुंट। अब इससे स्पष्ट हो गया होगा कि आपको किन किन विषय बिंदुओं पर प्रश्न आ सकते हैं। पहला आता है संस्थापक कौन था, या इसकी स्थापना विलियम वुंट द्वारा, अन्य मनोविद और अध्ययन बिंदु, इतना तो सबको पता होना चाहिए। अब इसे संरचनावाद या निर्माणवाद के नाम से जानते हैं। क्यों, तो इसका कारण यही होता है कि इसमें जो चेतना का निर्माण होता है हमारे इंद्रियों के माध्यम से होता है, और इंद्रियों के माध्यम से हमारे चेतना का निर्माण होता है, जिसके कारण इस वाद को हम लोग संरचनावाद के नाम से जानते हैं। संरचनावाद क्यों कहते हैं, तो सीधे सीधे आप बताएंगे कि इसमें चेतना का निर्माण हमारे इंद्रियों के माध्यम से होता है, जिसके कारण इसे हम क्या कहते हैं, चेतना के निर्माण के कारण संरचनावाद कहते हैं। चले तो अब इसके बाद हम अगले वाद को देखते हैं। रेड बढ़ गए, रिकॉर्डिंग शुरू। जब सर जी ऐसा डाउन करा कहब तो एंगन आपके पास। तो अब दूसरे वाद पर हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरा वाद बना प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद को हम लोग कार्यवाद के नाम से भी जानते हैं। यदि आपसे इसका संस्थापक या स्थापना किसने किया पूछे तो विलियम जेम्स बताएंगे। अन्य मनोविद में नाम पूछता है अन्य मनोविद। तो अन्य मनोविद में प्रकार्यवाद में थॉर्नडाइक का नाम जानते हैं। तो एडवर्ड थॉर्नडाइक, जॉन डेवी आदि थे। अध्ययन बिंदु पूछा जाता है इसमें, अध्ययन बिंदु। तो दिमाग में रखेंगे अध्ययन बिंदु में विलियम जेम्स और विलियम वुंट दोस्तों ये दोनों समकालीन थे। अंतर इतना ही था कि जो विलियम जेम्स थे ये अमेरिका से बिलोंग करते थे,
ये अमेरिकन मनोविद थे और विलियम वुंट जो थे जर्मनी से बिलोंग करते थे। लेकिन दोनों के विचारधाराओं में अंतर यह था कि उन्होंने अपना अध्ययन बिंदु चेतना माना, लेकिन विलियम जेम्स ने यह देखा कि चेतना को तो मानना ठीक है, लेकिन चेतना विचारों का आंतरिक स्वरूप है। तो जब आंतरिक स्वरूप है तो उसका अध्ययन करना प्रयोगशाला में संभव नहीं है जब तक कि उसका बाह्य प्रकटीकरण न किया जाए। तो इन्होंने भी अध्ययन बिंदु में चेतना को स्वीकार किया, लेकिन चेतना के आंतरिक स्वरूप को नहीं, बाह्य स्वरूप के, अर्थात चेतना के आधार पर प्रकट या किए गए कार्यों को इन्होंने अध्ययन बिंदु माना था। अध्ययन बिंदु में लिखेंगे चेतना के कार्यों को। क्लियर हो गए? अर्थात अध्ययन बिंदु क्या है इनके अनुसार, तो दिमाग में रखेंगे कि चेतना के जो कार्य हैं वो अध्ययन बिंदु है। आज भी देखिए अमेरिकन मनोविद थे, दिमाग में रखेंगे कि आज भी पूछा जाता है कि अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक कौन है। अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स को ही माना जाता है। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं अक्सर कि मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो विलियम वुंट को। इसका रीजन ही बस यही है कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला या मनोविज्ञान को स्वतंत्र स्वरूप देने वाला यदि कोई मनोविद था तो वो विलियम वुंट थे, जिसके कारण उनको जनक माना जाता है। लेकिन अमेरिका में आज भी विलियम जेम्स को ही मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने बताया कि चेतना के कार्यों के द्वारा मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति के गुण अवगुण का पता लगाया जा सकता है, जिसके कारण यह एक फेमस मनोविद बने और इनका जो भी सिद्धांत था वो सामने आया। लेकिन अब यहाँ बात आती है कि यह चेतना के कार्य क्या है या कैसे प्रकट होते हैं। तो अभी पीछे हम लोग पढ़े थे कि जो संवेदना होती है, तो संवेदना के द्वारा हमारे अंदर चेतना का निर्माण होता है। ठीक इन्होंने भी वही बताया कि संवेदना, अब संवेदना क्या है, तभी हम लोग पढ़े हैं कि इंद्रियों से प्राप्त प्रथम ज्ञान, इंद्रियों से प्राप्त प्रथम जो ज्ञान होता है उसको संवेदना कहते हैं। और इस संवेदना के द्वारा हमारी चेतना बनती है और उस चेतना के माध्यम से हमारे अंदर प्रत्यक्षीकरण आता है। अब देखिए, प्रत्यक्षीकरण से तात्पर्य होता है कि जब हम किसी विषय वस्तु को प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं और उस पर जब अपना विचार व्यक्त करते हैं तो उसमें कुछ बातें समाहित होती हैं। जैसे जब किसी विषय वस्तु का प्रत्यक्षीकरण हम करते हैं तो उस विषय वस्तु का जो भी नाम होता है उस नाम से परिचित होते हैं, उस विषय वस्तु की हम पहचान कर लेते हैं। जैसे जब आपके हथेली पर बर्फ रख दिया जाए तो उस हथेली पर बर्फ रखेंगे तो जो आपके संवेदी अंग है त्वचा, तो उसके माध्यम से आपके मस्तिष्क पर को सूचना गई और उसके माध्यम से आपको यह पता चलता है कि यहाँ पर हमें ठंडा लग रहा है, जिसके कारण आप उसका नाम पता करते हैं तो आपको बताया जाता है कि यह बर्फ है। उसके बाद उसकी पहचान कर लेते हैं उसके गुण अवगुण के आधार पर। तीसरी बात होती है कि उसकी मेरिट डिमेरिट यानी कि व्याख्या कर लेते हैं या उसके गुण और अवगुण का हमें पता हो जाता है। तो विलियम वुंट और विलियम जेम्स दोनों में स्पष्ट क्लियर हुआ आप लोग को कि उन्होंने केवल चेतना को स्वीकार किया, जबकि इन्होंने मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में चेतना को नहीं, चेतना के कार्यों को स्वीकार किया था। तो यह दिमाग में रखने वाली बात है और इसी से क्वेश्चन भी बनते हैं। तो इसका आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लें। अगला वाद हम लोग पढ़ते हैं व्यवहारवाद दोस्तों। तो इसे अब हम लोग देखते हैं व्यवहारवाद। अब व्यवहारवाद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो यह तो किसी को बताना नहीं है,
सबको पता है जेबी वाटसन। जेबी वाटसन महोदय के द्वारा व्यवहारवाद दिया गया। अब व्यवहारवाद के अन्य मनोविद के बारे में देखें। अन्य मनोविद, तो अधिगम में आपको बताया जाएगा व्यवहारवाद और संज्ञानवाद, तो उसमें हम बताएंगे आपको कि इसके अन्य मनोविद कौन थे। तो अन्य मनोविद में नाम आता है स्किनर का, पावलव का, मैकडूगल का, C.L. हल का, C.L. हल का। तो व्यवहारवाद के अन्य मनोविदों में नाम आता है मैकडूगल का, स्किनर का, पावलव का, C.L. हल का। अब देखिए अध्ययन बिंदु की बात आए, अध्ययन बिंदु, तो इसके नाम से ही पता चल गया कि इसमें क्या रहा, अध्ययन बिंदु मानव व्यवहार रहा। अब यहां पर शब्द आता है दोस्तों व्यवहार। तो चेतना क्या है, तो मस्तिष्क के आंतरिक स्वरूप को चेतना कहते हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि व्यवहार क्या होता है, व्यवहार ये क्या है, तो हम बताएंगे सीधे कि विचारों के बाह्य प्रकटीकरण को या चेतना के अंतर्गत जो भी आता है दोस्तों, चेतना के अंदर जो भी आपके समाहित है उसका जब बाह्य प्रकटीकरण हम कर देंगे तो उसी को हम लोग कहते हैं व्यवहार। तो व्यवहार में लिख लेंगे आप लोग विचारों के बाह्य प्रकटीकरण को व्यवहार कहते हैं। या चेतना के अंदर सर, चेतना के अंदर जो कुछ भी है जब उसे हम प्रकट कर देते हैं तो उसे हम कहेंगे व्यवहार। अब देखिए इस व्यवहारवाद के अंदर अन्य मनोविद भी थे। तो अब दिमाग में रखते हैं, कोई भी पूछता है कि व्यवहारवाद की स्थापना जेबी वाटसन महोदय द्वारा किया गया था, लेकिन व्यवहार शब्द बहुत व्यापक है दोस्तों, बहुत व्यापक, जितना आप सोच नहीं सकते उतना यह व्यापक है। मनोविज्ञान वर्तमान में व्यवहार का ही मनोविज्ञान है और व्यवहार की व्याख्या यदि की जाए तो कई घंटों लग जाएंगे, लेकिन कुछ एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है उसे आप लोग जानेंगे। यदि आपसे कोई पूछे कि व्यवहार शब्द का सबसे पहले प्रयोग, दोस्तों यदि यह पूछा जाए कि व्यवहार शब्द का सबसे पहले प्रयोग कब किया गया था, तो यह किया गया था 1905 में। किसने किया था, तो विलियम मैकडूगल ने, विलियम मैकडूगल। अब यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, व्यवहार ये शब्द है, व्यवहार शब्द का प्रयोग सबसे पहले विलियम मैकडूगल द्वारा किया गया और व्यवहारवाद की स्थापना जेबी वाटसन द्वारा किया गया था। लेकिन इनकी पुस्तक कभी कभी पूछ लेता है, तो आप लोग लिख लेंगे कि विलियम मैकडूगल की पुस्तक का नाम था आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, हिंदी में इसे कहते हैं मनोविज्ञान की अवधारणा। यह पुस्तक कई बार पूछी गई है दोस्तों कि विलियम मैकडूगल की पुस्तक का क्या नाम है, तो आप बताएंगे आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी या मनोविज्ञान की अवधारणा। आगे आते हैं तब व्यवहारवाद की उत्पत्ति। देखिए व्यवहारवाद शब्द किसके द्वारा, विलियम मैकडूगल, लेकिन यह पूछे व्यवहारवाद की उत्पत्ति कब हुई, तो आप बताएंगे 1913 में। किसके द्वारा की गई, तो तब आपका जवाब होना चाहिए जेबी वाटसन, जेबी वाटसन। अब क्लियर हो गया दोस्तों
कि व्यवहारवाद की उत्पत्ति से यदि क्वेश्चन बनेगा तो वह जेबी वाटसन है। अब जेबी वाटसन की कुछ पुस्तकें हैं, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग जेबी वाटसन की प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी हैं। तो आपको पता है कि 1913 में इस वाद की स्थापना हुई थी, और 1914 में एक पुस्तक लिखी गई थी इनके द्वारा, जिसका नाम था मनोविज्ञान की एक तुलनात्मक अवधारणा। तो यह पुस्तक का प्रकाशन 1914 में हुआ था। इस पुस्तक का नाम है मनोविज्ञान की एक तुलनात्मक अवधारणा। दूसरी जो पुस्तक इनकी लिखी गई दोस्तों, तो वह लिखी गई 1919 में, और तीसरी जो लिखी गई 1924 में। तो 1919 में जो पुस्तक लिखी गई उस पुस्तक का नाम था मनोविज्ञान व्यवहार का एक दृष्टिकोण। मनोविज्ञान व्यवहार का एक दृष्टिकोण। क्लियर है यहाँ तक? दो पुस्तक, और जो तीसरी पुस्तक इनकी लिखी गई वह लिखी गई 1924 में, जिसका नाम ही है व्यवहारवाद। अब देखिए दोस्तों, काफी इससे क्वेश्चन, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है। यदि आपसे पूछे कि व्यवहारवाद पुस्तक किसकी है, तो जेबी वाटसन की 1924 में। अब व्यवहारवाद शब्द किसने दिया, तो तब बताएंगे विलियम मैकडूगल। और व्यवहारवाद की उत्पत्ति यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि व्यवहारवाद की उत्पत्ति या व्यवहारवाद संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो तब निसंदेह बताएंगे आप जेबी वाटसन। अब आगे आते हैं, तब कथन जानते हैं कि यह व्यवहारवाद क्या कहता है। तब व्यवहारवाद में दिमाग में रखेंगे कि व्यवहारवाद जेबी वाटसन द्वारा दिया गया, और वाटसन का यह मानना था, वाटसन महोदय का यह मानना था। अन्य मनोविद मानते हैं कि जैसे विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का महत्व होता है, लेकिन वाटसन उसके सीधे विरुद्ध थे। इन्होंने बताया कि हमारे विकास के अंतर्गत या बच्चे के डेवलपमेंट के लिए आनुवंशिक गुणों की आवश्यकता नहीं होती है, उसके लिए केवल वातावरणीय यानी कि उद्दीपन और अनुक्रिया का संबंध होता है। तो इसके अंदर आप लिखें या जान लेंगे कि इन्होंने बताया कि विकास के लिए केवल उद्दीपन अनुक्रिया ही प्रभावी होते हैं, न कि उसके लिए आनुवंशिक गुणों की आवश्यकता होती है। विकास केवल वातावरण पर निर्भर करता है। तो इसे हम नोट कर लेते हैं। नोट कर लीजिएगा कि व्यवहारवाद की उत्पत्ति वाटसन के अनुसार व्यवहारवाद की उत्पत्ति उद्दीपन और अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप होती है। इसके लिए इसकी उत्पत्ति आनुवंशिक गुण, इसके लिए आनुवंशिक गुणों की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि वातावरण इसमें महत्वपूर्ण भूमिका
निभाता है। देख रहे हैं दोस्तों कितना शानदार इन्होंने कोटेशन दिया। इन्होंने बताया कि व्यवहारवाद की उत्पत्ति उद्दीपन और अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप होती है। इसमें आनुवंशिक गुणों की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि वातावरण ही इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसी आधार पर इनका एक कथन आता है या अक्सर पूछा जाता है कि किसने कहा था कि तुम मुझे नवजात शिशु दे दो, तुम जो चाहोगे उसे डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर जो कहोगे उसे मैं बना दूंगा। तो अब इसी सिद्धांत के आधार पर वाटसन ने बताया कि वातावरण के द्वारा बच्चे को जिस परिवेश में हम ढालना चाहे ढाल सकते हैं दोस्तों। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम लोग संज्ञानवाद पर चर्चा करेंगे। में अगले संप्रदाय को हम लोग देखते हैं दोस्तों। चौथा जो संप्रदाय होगा संज्ञानवाद। संज्ञानवाद, इस संप्रदाय को हम लोग समग्रवाद के नाम से जानते हैं। समग्रवाद, या इसे आप कह सकते हैं पूर्णतावाद। तीनों एक ही शब्द है। और यदि इसकी स्थापना या संस्थापक कौन थे तो दिमाग में रखेंगे कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो अभी बताए थे वर्दीमर के द्वारा की गई थी। तो स्थापना मैक्स, इसकी स्थापना मैक्स वर्दीमर महोदय द्वारा की गई थी। अन्य मनोविद इसमें तीन तो सबके लिए मस्ट है। अन्य मनोविद, किसी वाद को आप पढ़ें तो तीन चीजें सदैव याद रखें कि उस वाद की स्थापना किसने किया, उस वाद के अन्य मनोविद कौन से हैं और उसमें अध्ययन बिंदु क्या है। यह तीन तो सदैव सबको पता होना चाहिए। तो इसकी स्थापना मैक्स वर्दीमर द्वारा की गई थी। अन्य मनोविद कौन कौन से थे तो नाम सुनने हैं आप लोग। कोफका, कोहलर, वर्दीमर तो आ ही गया है। कोफका, कोहलर, कूट लेविन का नाम आता है। कूट लेविन आदि इस संप्रदाय के अन्य मनोविद थे। अब इसमें आते है बात अध्ययन बिंदु की। अध्ययन बिंदु क्या है, तो अध्ययन बिंदु इसमें संज्ञान को माना गया। संज्ञान के से ही संज्ञानवाद की उत्पत्ति हुई और संज्ञान को इसमें अध्ययन बिंदु माना गया दोस्तों। लेकिन अब दिमाग में रखेंगे कि इस वाद में जैसे चेतना क्या है, अभी पीछे पढ़ लिए हैं, मस्तिष्क के आंतरिक स्वरूप को चेतना। प्रकार्यवाद ने बताया कि नहीं, मस्तिष्क का जब बाह्य प्रकटीकरण कर दिया जाएगा तो उसका अध्ययन करके हम लोग विचारधाराओं को या किसी भी व्यक्ति के गुण अवगुण को बता सकते हैं। तो वह हो गया प्रकार्यवाद। और व्यवहारवाद में होता है कि जब हम अपने विचारों को बाह्य रूप से प्रकट कर देते हैं तो वह हमारा व्यवहार होता है। लेकिन देखिए इसमें अध्ययन बिंदु तो संज्ञान को मान लिया गया। अब यह संज्ञान क्या होता है तो दिमाग में रखेंगे। पहले ये जाने कि ये संज्ञानवाद, समग्रवाद या पूर्णवाद है। इसे हम लोग और एक नाम देते हैं गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद। अब देखिए गेस्टाल्ट केवल शब्द जान लेने से इस वाद के सभी विशेषताओं को आप जान लेंगे, क्योंकि गेस्टाल्ट जो शब्द है यह जर्मन भाषा का शब्द है। जर्मन भाषा का शब्द है। गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पूर्ण या समग्र। इस शब्द का अर्थ ही होता है पूर्णता या समग्रता। अर्थात पूर्णता या समग्रता कब आएगी तो न आपके आंतरिक स्वरूप से आएगी न बाह्य स्वरूप से आएगी दोस्तों। अर्थात यह ऐसा वाद है जो चेतना यानी कि आपके मस्तिष्क के अंदर जो विचार है उसको और आपके व्यवहार दोनों को अध्ययन बिंदु माना और इन दोनों के सम्मिलित स्वरूप से संज्ञानवाद की उत्पत्ति हुई। संज्ञानवाद। अब यहां पर बात आती है कि इसका सम्मिलित स्वरूप क्या होगा, अर्थात आप जो सोच रहे हैं और जो कर रहे हैं
इन दोनों को मिलाकर के संज्ञानवाद कहते हैं। और संज्ञानवाद के लिए जब आपके अंदर संज्ञान होगा, नॉलेज होगा, तो उस ज्ञान के लिए सबसे जरूरी होता है हमारे कल्पना, चिंतन, बुद्धि की आवश्यकता होती है, जिसके कारण इसको हम लोग संज्ञानवाद के नाम से जानते हैं। तो अब यहां पर लिख लेंगे हम लोग, नोट में लिख लीजिएगा कि संज्ञानवाद क्या है। तो चेतना और व्यवहार के सम्मिलित स्वरूप को क्या कहा गया? संज्ञानवाद कहा गया। चेतना और व्यवहार के सम्मिलित स्वरूप को संज्ञानवाद कहा गया। दोस्तों अब इससे आगे आए आप लोग, अब देखते हैं कि इसका नाम संज्ञानवाद क्यों पड़ा। संज्ञानवाद, संज्ञान यानी कि ज्ञान, और वाद मतलब विचारधारा होता है। वाद का तात्पर्य विचारधारा है। तो संज्ञानवाद कहने का तात्पर्य यही है कि समग्रता के लिए, जब किसी विषय वस्तु को पूर्ण रूप से जानने के लिए आपके पास क्या जरूरी है, तब आप दिमाग में रखेंगे समग्रता। समग्रता के लिए बुद्धि, चिंतन, कल्पना, कल्पना शक्ति आदि की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है जिसके कारण इसे संज्ञानवाद के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों? अब इसमें बहुत कुछ नहीं जानना है आपको, सबको पता होना चाहिए कि स्थापना किसने किया, अन्य मनोविद कौन कौन से थे, अध्ययन बिंब संज्ञान को माना गया, यह संज्ञान क्या होता है। तो दिमाग में रखना आपको यह है कि चेतना और व्यवहार के सम्मिलित स्वरूप से संज्ञानवाद की उत्पत्ति हुई। अब नोट में रखेंगे कि यह संज्ञानवाद किस विचारधारा को मानता है। तो चेतना और व्यवहार के सम्मिलित स्वरूप को क्या मानता है? संज्ञानवाद। संज्ञानवाद नाम क्यों पड़ा? जैसे व्यवहारवाद क्यों पड़ा, संरचनावाद पीछे हम लोग चर्चा कर लिए हैं कि इंद्रियों से प्रथम ज्ञान प्राप्त होने के कारण या इंद्रियों से चेतना के निर्माण होने के कारण उसे संरचनावाद कहते हैं। उसके कार्यों का अध्ययन करने के कारण प्रकार्यवाद कहते हैं। मानव व्यवहार का अध्ययन करने के कारण उसे व्यवहारवाद कहते हैं। उसी तरह इसे संज्ञानवाद क्यों कहते हैं? तो यह वाद पूर्णता को स्वीकार करता है, और पूर्णता आपके अंदर तब आएगी कि जब हम किसी विषय वस्तु पर पूर्ण रूप से चिंतन करें, अपने बुद्धि का प्रयोग करें, अपने कल्पना शक्ति का प्रयोग करें। तो जिसके कारण इस वाद को हम लोग किस नाम से जानते हैं? संज्ञानवाद के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो कल अगला वाद जो हम लोग पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे मनोविश्लेषणवाद। जय हिंद, जय भारत।